अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज पार्लियामेंट का अहम इजलास होने जा रहा है, जो यकीनन बहुत से अहम फैसले करने जा रहा है, जिसमें पंजाब और केपीके में इंतखाबात को भी अगले इंतखाबात के साथ यानी जनरल इलेक्शन के साथ जोड़ा जाएगा। उसके लिए भी करारदाद होगी और पीटीआई के लिए भी कोई करारदाद पास की जाएगी और इसके लिए भी कोई अच्छी खबरें नज़र नहीं आ रही। जैसा कि आपने देखा, कल इमरान खान बज़ाहिर छुप छुपाते बकौल उसके खुद अपने कि मैं छुप के अदालत आया हूँ, जो कभी दूसरों को कहते थे कि डिग्गी में जाके वहाँ मिलते हैं, तो कल ये खुद डिग्गी में यूँ समझो हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट पहुँचने के बाद इसके गेट पे रोक दिया गया और वहाँ से गार्डों के साथ इसको पैदल अंदर जाने दिया गया। ये तब्दीली इमरान खान में क्यों आई है, ये तब्दीली, इसके पीछे भी कहानी है। आपको याद होगा 2 दिन पहले सेनेट के चेयरमैन संजनानी साहब लाहौर पहुँचे थे और उन्होंने परवेज़ इलाही से मुलाकात की थी कोई 1.5 घंटा, और इसी मुलाकात के बाद फिर परवेज़ इलाही इमरान खान से मिले थे। इसके पसे पर्दा क्या थे, जो है संजनानी ने परवेज़ इलाही के थ्रू इमरान खान को शटअप कॉल दी थी कि अब बहुत हो गया, जो तुम गेम कर रहे हो इसको बंद करो। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ जो नफरत अंगेज तुमने मुहिम शुरू की हुई है उसको बंद करो, नहीं तो फिर जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वो दुनिया देखेगी। उसके बाद ही आपने देखा होगा कि इमरान खान ने ट्वीट किया था कि फ़ौज हमारी है, हम फौज के साथ हैं, और बयान भी दिया कि मैं फ़ौज के खिलाफ नहीं हूँ, और इस किस्म के बयान दिए। और कल अच्छे बच्चों की तरह जो है सीधी तरह से जाके हाई कोर्ट में बैठ गया और 3 अदालतों में कल पेश हुए। सब जगह पे इसकी ज़मानतें हुई, वो तो ज़ाहिर है वहाँ से ज़मानतें होनी है। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो इस पे वारी वारी जा रही है। जिस तरह के महमूद खान भट्टी ने जो जो वीडियो रिलीज़ हुई है, आपने भी देखी होगी, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रही है, जिसमें उसने बताया कि किस तरह हम जजों को मैनेज करते हैं, कितना माल खर्च करते हैं और कौन कौन से जजेस हैं। बाकायदा उन्होंने उन जजेस के नाम लिए हैं। मैं अभी तक खबरों में मेरे कान तरस गए सुनते हुए कि चीफ जस्टिस ने कोई इस पर कोई सोमोटो एक्शन लिया और कोई नोटिस लिया हो, ताकि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जजों ने किस तरह माल बनाया है, या मोहम्मद खान भट्टी झूठ बोल रहा है, या इससे कोई जबरन बयान दिया गया है, तो इस पर कोई सोमोटो एक्शन होता और ये बात होती। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो ऑडियोज और ये जो खबर चली और उस पर जो अता तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर पिमरा ने टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए कि जजों के बारे में आपने क्यों कहा। तो जज कोई मुकद्दस गाय नहीं है। एक चोरी जाहिर हो चुकी है, एक जो उनकी बददियानती जाहिर हो चुकी है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो भी सामने आना चाहिए, अगर झूठे हैं और गलत हैं तो उन सबको जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। 2018 और उससे पहले जिस तरह इंतखाबात को मैनेज किया गया था, 2018 में नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में डाला गया और पीएमएल नून के जो टिकट होल्डर्स थे उनको प्रेशर दिलाकर जुनूबी पंजाब से उनकी आखिरी दिन पर, यानी जिस दिन कागजात नामजदगी वापस करने का दिन होता है, उस दिन उन लोगों ने जो पीएमएल नून की टिकट वापस करके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो गए। वही सारा प्रेशर दिया गया कोर कमांडर लाहौर की तरफ से और कोर कमांडर गुजरांवाला जो इनके पीछे जनरल फैज़ था, और ये किस तरह उन्होंने इसको इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की और यूं पीएमएल नून को हटाकर पीटीआई को मैदान साफ कर दिया गया। इस तरह रावलपिंडी से, जहाँ से यानी ये नहीं जीत सकते थे पीटीआई वाले, वहाँ से हनीफ अब्बासी को रात को 12 बजे सज़ा दिलाई गई और उसे जेल भेज दिया गया। और ये सारी चीज़ें आप सबके सामने आपके नोटिस में होंगी कि किस तरह सारी चीज़ें मैनेज हुई। बाद में वो हनीफ अब्बासी पर सारा एफिडेविट का केस जो बनाया गया था झूठा साबित हुआ और वो बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन वो वक्त गुजर गया। इंतखाबात में जिस तरह काम किया गया, बहुत ही एक फाशिस्ट तरीके से सियासी जमातों को निकाला गया। पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ा थ्रेट था, उसे पंजाब में और केपीके में तो इंतखाबी मुहिम ही चलाने नहीं दी गई, उसको सिर्फ सिंध तक महदूद कर दिया गया, जिसका नतीजा भी यही आया कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक चली गई, बाकी सूबों में फिर उसका सफाया कर दिया गया इस तरह। लेकिन इस बार इंतखाबात में ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। एक बड़ी खबर आपको देने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर भी दूं जो पीटीआई वाले
اور خاص طور پہ عمران خان اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ فلاں فلاں MNA جا کے ملے ہیں سفیروں سے ان کو کیوں مل رہے ہیں اپوزیشن والے، یہ میری گورنمنٹ گرائی تھی انہوں نے سازشیں کر کے، یہ تو تقریریں آپ نے سنی ہوگی، کوئی 200 بار اس نے یہ بکواس کی تھی۔ لیکن اب اس کے سارے جو ہے MNA MP خود یہ 2 مرتبہ چھپ کر امریکی سفیر سے مل چکا ہے، اور امریکی لابنگ فرم ہائر کی ہے جو 25,000 جو مہینہ ڈالر جو ہے اس کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی سفیر سے فواد ڈبو 3 بار مل چکا ہے، علیمہ باجی مل چکی ہے امریکیوں سے، اور دوسرے لوگ ملتے رہے ہیں۔ اور ابھی کل جو ہے ایک بریک فاسٹ ہوئی تھی اسلام آباد کے ایک اہم علاقے میں، جو ہے آسٹریلین سفیر نے ایک بریک فاسٹ کا ارینج کیا تھا جس میں 10-12 ملکوں کے سفیر موجود تھے، عام سفیر موجود تھے۔ یقیناً اس کے پیچھے اس کی سہولت کاری میں امریکی سفارتکار تھے جنہوں نے یہ ارینج کرایا تھا، لیکن سعودی عرب والوں نے جواب دے دیا، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ باقی یورپین جو یونین کی کنٹریز ہیں، برطانیہ ہو گئی، یہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، متحدہ عرب امارات بھی شامل تھا، یہ سارے ممالک وہاں شامل تھے، اور 4 گھنٹے ان کی طویل ملاقات رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر وہاں تھے، اور انہوں نے 4 گھنٹے بھی جمال ہوا کردار ادا کر کے پاکستان کے خلاف، آرمی کے خلاف اور سیاسی جماعتوں کے خلاف ان کے کانوں میں زہر انڈیلا۔ تو یہ چیزیں ایک طرف چل رہی ہیں، دوسری طرف یہاں کچھ ہوتا ہے تو عمران خان فوراً امریکی کانگریس کے رکن جو ٹرمپ کے ساتھی ہیں ان کو فون کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، میری مدد کرو۔ اور پھر وہاں سے تو 10-12 جو اس میں کانگریس کے رکن ہیں عمران خان کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، یہ ساری محبت اس $25,000 جو ہر مہینہ یہ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کی، اور وہاں کے 1973 کے آئین کے تحت جنہیں اقلیت قرار دیا گیا تھا، وہ بھی واشنگٹن چیپٹر بہت بڑا سرگرم ہے اس وقت امریکہ میں۔ ان سب کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اس کو دوبارہ واپس لایا جائے، اس کے لیے مہم چلائی جائے، اور اس کی جو لابنگ فرم ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے انٹرویوز کرانا، اس کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے مختلف مضامین آرٹیکلز جو چھپ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک پری پلانڈ اور مینیج ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال وہاں چل رہی ہے، اور یہاں بھی پس پردہ ایک جو میٹنگ کل ہوئی تھی 2 دن پہلے PDM کی حکومت میں شامل تمام جماعتوں کی میٹنگ چلی، 6 گھنٹے طویل میٹنگ تھی جس میں بہت سارے فیصلے کیے گئے۔ اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ایک JIT بنایا جائے، پاورفل JIT ہو جس میں تمام ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل ہو۔ زمان پارک کے جو ڈھینگا مشتی ہوئی وہاں پر، اور اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی انکوائری کریں گے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا ہے اور کس کس نے کیا اور کون کون لوگ تھے یہ ساری چیزوں کی، اور اس کا یہ تعین کیا جائے گا کہ کیا ہے۔ اس کی روشنی میں پھر آگے جا کے فیصلے ہوں گے جو یقیناً PTI کے لیے بہت بھاری پڑیں گے۔ PTI کے لیڈروں پر کریک ڈاؤن بھی شامل جو ہے جاری ہے۔ رات بھی مراد سعید کے گھر پر چھاپا مارا گیا اسلام آباد میں، لیکن وہ وہاں نہیں ملا۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ PTI کے سارے جو لیڈر تھے 2018 سے پہلے ان کی مالی حیثیت دیکھو تو یہ اسلام آباد میں ایک جھوپڑی بھی خریدنے کے قابل نہیں تھے، لیکن اب ان کے اسلام آباد کے پوش سیکٹروں میں ان کے بنگلے ہیں، تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ سارا پیسہ ان کے کرپشن کا پیسہ ہے۔ مراد سعید جو کمیونیکیشن منسٹر رہا، جس پر بھی الزامات ہیں کہ اس نے کوئی 20 ارب سے زائد کی کرپشن کی ہے مبینہ طور پر، لیکن ابھی اس کا جو ہے نیب کے ریڈار پر یہ کیس چل رہے ہیں۔ جیسے ان کو طلب کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا نکلا ہے۔ اور آسٹریلیا میں جو ہے مراد سعید نے اپنا سارا سیٹ اپ جو ہے آسٹریلیا میں منتقل کر دیا ہے، اور اس کے اپنے باپ کو اسٹوڈنٹ ویزا پہ اس نے آسٹریلیا بھیجا تھا جو پکڑا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی میدان پر ہے، سامنے ہیں۔ لیکن اسی جو میٹنگ میں نے آپ کو بتائی گورنمنٹ کی اور PTM کی ہوئی، اس کے ختم ہونے کے بعد ایک اور میٹنگ بھی شروع ہوئی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان شامل تھے، اور ایک اہم شخصیت، طاقتور شخصیت بھی موجود تھی۔ ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صوبائی اسمبلیوں کے الگ الگ انتخابات کرانے سے ملک میں انتشار پھیلے گا، اور اس سے بہتر ہے کہ تمام انتخابات وقت سے پہلے کرائے جائیں۔ اس پر انہوں نے تمام فریقوں نے رضامندی کی۔ اس کے بعد ہی عمران خان کو بھی میسج کر دیا گیا ہے کسی کنسرن کوارٹر کے ذریعے کہ یہ اس طرح کا پروگرام ہے، تم بھی 2 مہینے کی لچک دکھاؤ، اور 2 مہینے گورنمنٹ بھی لچک دکھائے گی، یعنی انتخابات جو ہے اپنے ٹائم سے پہلے ہوں۔ یہی بات میں نے آپ کو آج سے 2 مہینے پہلے ولاگ میں بتائی تھی کہ عام انتخابات بجٹ کے بعد فوراً ہوں گے، اس کے لیے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر یہ پلان جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات ہوئی ہے، لیکن اس میں ابھی پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کی کوئی
लीडरशिप इस दोनों इजलासों में शामिल नहीं थी। सिर्फ पहले इजलास में शरीन जो है मौजूद थी और अपना कमर जमान कायरा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की कोई टॉप लीडरशिप मौजूद नहीं थी। न बिलावल, न जरदारी साहब, न यूसुफ गिलानी साहब, न राजा अशरफ। तो ये बड़े लीडरों के अलावा पीपल्स पार्टी के ये 2 लीडर थे जिन्होंने शिरकत की, लेकिन दूसरे इजलास में कोई भी नहीं था। ये सिर्फ 3 आदमी थे जिन्होंने डिसाइड किया और फिर इस पर ये अमल शुरू हो चुका है। इसके बाद अब मई में एंड में यकीनन बजट आ जाएगा और जून के पहले हफ्ते तक बजट पास हो जाएगा। जैसे ही बजट पास होगा उसके बाद असेंबलियाँ तोड़ दी जाएंगी और आम इंतखाबात एक साथ जो है जुलाई में होंगे या फिर जाकर अगस्त में उसकी डेट दी जाएगी। 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने होंगे। असेंबली तोड़ने के बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। यूँ इस मुल्क में जो हिजान अंगेज सूरत हाल चल रही है उसका खात्मा हो जाएगा। इसलिए इमरान खान को भी कहा गया है कि थोड़ा वो सब्र से काम ले। इसलिए आपने देखा कि कल भी वो बड़े तहम्मुल के साथ वहाँ गया और फैसलों को, अदालतों को पैदल जाके फेस किया। लेकिन एक मस्खरों वाली हरकतें कर रहे थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी के आगे शीशे के भी वहाँ शील्ड लगा रहे हैं, ऊपर से इसको शील्ड के लिए जिस तरह दहशतगर्दों को ले जाया जाए, काला कपड़ा डाल कर डाला जाता है, इस तरह इमरान खान के ऊपर से वो शील्ड लगा के चल रहे थे। लेकिन वो भी इस भूडे अंदाज में चल रहे थे कि वो कभी शीट इस तरह से उतर रही थी, कभी उधर से आ रही थी, चेहरा तो नजर आ रहा था। अगर किसी को मारना होता तो ये तो मामूली बात थी, दूर से ही इसको शूट किया जा सकता था। ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान को चाहिए कि इस किस्म की भूंडी हरकतें न करे, इससे उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक सवाल है हुकूमत का या आर्मी का, एजेंसियों का, कोई भी इसको मारने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में कोई नया बहरान पैदा हो। हाँ, इमरान खान के दोस्त जिनके इशारों पर वो चल रहे हैं उनमें से अगर कोई हरकत करे तो ये और बात होगी। तो ये सारी सूरत हाल है। उसके अलावा मोहम्मद खान की जो मैंने बताया पहले ही आपको कि वीडियो जो लीक हुई है उस पर भी सोमोटो एक्शन होना चाहिए, उस पर भी कोई कमीशन बनना चाहिए कि उसकी जो ऑडियोज़ में उसने इंकशाफात किए हैं जजों के बारे में, तो उसको सारी चीज़ों को एक कमीशन बनाकर उसका भी जायज़ा लेना चाहिए। उसके अलावा जमान पार्क से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है, जिनको शनाख्त करके पकड़ा गया है, उनमें बहुत से लोगों का ताल्लुक टीटीपी से निकला है। तहकीकात में अभी चल रही है, लेकिन ये चीज़ें इमरान खान को और पीटीआई की सियासत के लिए बहुत बुरी होंगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीटीआई को बैन किया जाए, लेकिन किसी भी जमात को बैन करने से मसला हल नहीं होता। बैन करना कोई मसला हल नहीं, लेकिन जो मुजरम है उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। इमरान खान कल नेब में भी पेश नहीं हुए, जहाँ उसका तोशाखाना केस था वहाँ भी नहीं गए। उसके लिए अब तीसरा नोटिस जारी होगा। उस नोटिस के बदले में भी उन्होंने अप्रैल तक जो है अपनी ज़मानत करा ली है। तो ये अदालतें अभी तक इसको शेल्टर देती आ रही हैं, लेकिन आखिर कब तक होगा। इसलिए इनके शेल्टरों की वजह से ही इस पर केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है और अभी कोई 90 के करीब केसेस बन चुके हैं, जिनमें यकीनन कोई 30-40 केस तो ऐसे ही हैं जो मार धाड़ और तोड़ फोड़ ये हुआ, लेकिन कुछ जीनियन केसेस भी हैं जिसमें इमरान खान के लिए मुश्किलात होंगी, जिसमें टेरियान वाइट का केस इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसके अलावा जो है तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है। ये 3 केस इमरान खान की नाअहली के लिए काफ़ी हैं, उसे सियासत से बाहर कर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे जैसे नई खबरें आएंगी हम आपके साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।